तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे आप देखोगे हर बुक में या अलग अलग जगह पे आप देखोगे कि इसको सॉल्व करने का मेथड अलग अलग होता है। तो आप किसी एक मेथड को अच्छे से समझ लो। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं कि कैसे हम किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो उसमें हम सब ये कुछ स्टेप्स देखते हैं कि जैसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। इस सबसे पहला है ड्रॉ द करंट फ्रॉम हाई वोल्टेज सेल इन ऑल ब्रांचेज। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने सपोज़ किया कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन कर ले रहे हैं। सपोज़ ये 10 वोल्ट का सेल है, यहाँ पे हमने एक और सेल कनेक्ट किया हुआ, ये रेजिस्टेंस है। इस तरीके से ये सपोज़ करते हैं 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, सपोज़ ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे 10 वोल्ट, और ये जो सेल है इसको हम सपोज़ करते हैं कि ये जो है 5 वोल्ट की है। देन अब इस सर्किट में हमें सॉल्व करना है, मींस हमें इसमें सारे ब्रांचेस में करंट निकालने, जैसे ए बी सी डी ई एफ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कई ब्रांचेस हो जा रही हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। तो ब्रांचेस बच्चों क्या है कि एक तो ए एफ है, ए एफ, या ये कह सकते हो बी ए एफ ई, ये पूरा एक ब्रांच होगा। मींस जितनी करंट यहाँ पे होगी वही करंट ये पूरे ब्रांच में यहाँ तक होगी। उसके बाद दूसरी ब्रांच अगर हम देखें तो बी ई होगी, बी क्या होगी, सेकेंड ब्रांच। उसके बाद थर्ड ब्रांच क्या होगी, बी सी डी ई, मतलब ये पूरी एक थर्ड ब्रांच होगी। तो तीनों में करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जैसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि ऑल ब्रांचेस में आप करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, या ये पूछ लिया कि 10 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो ये आप करंट पता रहेगी तो ही आप बता सकते हो कितनी होगी, बिकॉज बी इक्वल टू आई आर फार्मूला यूज़ करके हम बता सकते हैं। तो हम इस टाइप के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉ में मींस फर्स्ट और सेकंड लॉ, दोनों ही लॉ को एक साथ कैसे यूज़ करते हैं ये देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा जो होगा, ड्रॉ द करंट फ्रॉम हाई वोल्टेज सेल इन ऑल ब्रांचेस, मींस ये अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग हम ये करेंगे। तो जब से सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोर देन वन सेल्स हो सकते हैं। तो जैसा कि इस एग्जांपल में भी दिख रहा है कि दो यहाँ पे सेल हैं, 10 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, करंट हम कहाँ से ड्रॉ करें, कहाँ से एज्यूम करें कि यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रही। तो हम जो सबसे हाई वोल्टेज की सेल होगी, मीन्स ये 5 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट, तो हाई वोल्टेज 10 वोल्ट है। सो यहाँ से हम एज्यूम करेंगे कि इसके हमेशा करंट कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, सेल हमेशा करंट हमेशा सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल से ही निकलती है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से हमने सपोज़ किया कि I1 करंट हमने यहाँ पे फ्लो किया। सपोज़ ये I1 करंट यहाँ से निकल ली, तो I1 करंट यहाँ पे पहुँचेगी। अब ये क्या है, एक जंक्शन है, B पॉइंट एक हमारा क्या है, जंक्शन है। इस जंक्शन पे करंट क्या होगी, अब डिवाइड होगी, बिकॉज इसको इधर भी एक पाथ मिल रहा और इधर भी एक पाथ मिल रहा इसको फ्लो करने के लिए। तो यहाँ पे जब ये डिवाइड हो रही होगी तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे जो है I2 करंट गई, और यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं कि इसमें जो है ये I3 करंट गई। मींस I1 जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गई, I2 एंड I3। तो जैसा कि आप देख सकते हो अभी तक हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए, I1, I2 एंड I3। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कम करने के लिए क्या करते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इस जंक्शन पे हम क्या लिख सकते हैं, I1 इक्वल टू, बिकॉज इनपुट करंट है I1 ये आपकी है इनपुट करंट, ये I1 करंट यहाँ से आ रही इस जंक्शन पे। I1 क्या हो गई, इनपुट करंट, और ये आउटपुट करंट कौन कौन सी है, I2 एंड I3। अब यहाँ पे ध्यान ये रखेंगे कि किसी एक सेल से ही हम करंट को फ्लो करेंगे। अब इस सेल से क्या करंट निकल रही इससे कोई मतलब हमें नहीं है। इस ब्रांच में, हर ब्रांच में हम करंट को फ्लो करेंगे। तो मीन्स यहाँ पे इस ब्रांच में भी करंट ले जाएंगे, इस ब्रांच में भी करंट ले जाएंगे। तो I2 करंट यहाँ पे, ये आउटपुट करंट इस जंक्शन के लिए है। तो I2, और ये भी I3 भी क्या आउटपुट है, I3। तो बिकॉज हमने किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में देखा था कि सम ऑफ द इनपुट करंट इक्वल टू सम ऑफ द आउटपुट। तो आप देख सकते हो इनपुट करंट एक सिंगल है,
तो सो I1 सिर्फ लिखा हमने, और आउटपुट करंट यहाँ 2 है, I2 एंड I3, तो यहाँ पे हम दोनों का सम कर दे रहे हैं, ये इसके इक्वल होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि I3 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस I2। तो सो हम यहाँ पे जब भी ब्रांच में करंट को डिवाइड करें तो एक हम सिंपल सा लॉजिक यूज कर सकते हैं। सपोज़ ये 10 एम्पियर की करंट आ रही है और हमने मान लिया कि 7 एम्पियर यहाँ जा रही है इस ब्रांच में, तो बची कितनी करंट, बची ही करंट ही इधर जाएगी। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I3 की जगह पे हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2 करंट। तो इस तरीके से I1 माइनस I2 करंट यहाँ पे फ्लो करेगी। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, I1 माइनस I2। तो इससे क्या होगा कि I3 हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो पूरे ब्रांच में I1 या I2 दो ही वेरिएबल हमें दिखाई देंगे। मींस I1 I2 अगर हमें पता चल जाए तो हम इस ब्रांच के भी करंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे हमारा एक वेरिएबल कम हो गया, क्योंकि हम बाद में जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही हमें इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो 2 वेरिएबल होंगे तो 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा, बिकॉज हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म कर लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से, देन ये सॉल्व हो जाएगा। सो हमेशा ये ध्यान रखेंगे जब भी करंट 2 ब्रांच में ब्रेक होनी हो तो एक में हम नया वेरिएबल कोई ले लेंगे और उसके बाद दूसरे में उसी में से माइनस करके दूसरी की करंट दिखा देंगे। जैसे कि I1 आई यहाँ पे, I2 हमने नया वेरिएबल ले लिया और इस ब्रांच में I1 माइनस I2 हम दिखा देंगे, तो इस तरीके से करंट फ्लो कर जाएगी। अब ये करंट I1 माइनस I2 यहाँ पे फ्लो कर रही। और दूसरी बात हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम जिस सेल से I1 करंट जैसे हमने निकाला तो इसको हमें वापस भी I1 ही करंट देनी है। मीन्स जितनी करंट हमने इससे निकाली उतनी करंट हमें इसको वापस करनी होगी। तो ये अगर आप सेम करंट ही वापस करते हो तो ही आपका जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सही होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से ये देख सकते हो I2 करंट यहाँ से सेल से होते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि I2 करंट यहाँ आ गई, और ये जो है I माइनस I1 करंट यहाँ पे, I1 माइनस I2 करंट यहाँ पे, ये दोनों करंट यहाँ पे फिर से इस जंक्शन पे मिल रहे हैं। तो अब फाइनली यहाँ पे आउटपुट करंट क्या होगी, तो आउटपुट करंट इन दोनों इनपुट के सम के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स जंक्शन रूल। जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे इनपुट हो गए जंक्शन ई पे I2 और I1 माइनस I2, ये क्या हो गए इनपुट करंट, और ये यहाँ पे आउटपुट करंट होगी। तो इन दोनों का अगर हम सम करें तो सम आप देखोगे I2 प्लस I1 माइनस I2, तो आप देखोगे I2 से I2 कैंसिल, देन क्या बच रहा है I1, मीन्स टोटल जो इन दोनों का सम होगा ये आएगा I1 ही। तो I1 करंट यहाँ पे आउटपुट है क्योंकि इनपुट इक्वल टू आउटपुट। तो I1 करंट यहाँ पे आप देख सकते हो, I1 करंट हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ से फ्लो किया था, और I1 करंट ही वापस यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल पे वापस हम इसको कर रहे हैं। तो इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब आते हैं हम लोग सेकेंड। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियर हो गया, फिर से एक बार हम देख लेते हैं कि हम देखेंगे कि पूरे सर्किट में जो सबसे बड़ी पोटेंशियल डिफरेंस की सेल होगी या हाई ईएमएफ की सेल होगी उसी से हम करंट को यहाँ पे फ्लो करेंगे, और उसके बाद उसी करंट को डिवाइड करते हुए R ब्रांचेस में हम उसको मूव करा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग सेकेंड, हमारा जो काम होगा ये होगा मार्क द नोटेशन ऑफ हाई के लिए H एंड लो के लिए L पोटेंशियल अक्रॉस रजिस्टर एंड सेल। मीन्स जितने भी यहाँ पे रजिस्टर या सेल लगे होंगे सब पे हम क्या करेंगे, हाई लो नोटेशन करेंगे। मतलब किसी भी, चाहे वो सेल हो चाहे वो आपका रजिस्टर हो, हर किसी में क्या होता है एक हाई पोटेंशियल होता है, दूसरा लो होता है, इसी वजह से इसमें करंट फ्लो करती है। तो जैसा कि आपको सेल में पता होगा कि सेल में क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल हमेशा लो पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव हमेशा क्या होता है, हाई। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निगेटिव को लो दिखा देंगे और पॉजिटिव को हाई। उसके बाद अब हम अगर रजिस्टर के लिए क्या रूल होता है, रजिस्टर में करंट की डायरेक्शन देखते हैं। करंट मींस अगर इधर से इधर इस एंड से इंटर करे, इस एंड से इसका मतलब निकल रही, तो हमेशा करंट कहाँ फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो रजिस्टर का ये वाला एंड क्या होगा, हाई, और दूसरा ये एंड क्या होगा, लो।
तो ये हाई लो नोटेशन हो गया रजिस्टर का और सेल का। तो हमेशा सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल को देख के हम करते हैं। और रजिस्टर में हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन, जिस तरफ से करंट इंटर करे उस तरफ हाई और जिस तरफ से लीव करती है उस तरफ लो। अब जैसे और सारे सेल में हम कर देते हैं, सेल का ये होगा लो, ये होगा हाई, और यहाँ पे रजिस्टर है तो रजिस्टर में इस तरफ से करंट इंटर कर रहे सो इस तरफ क्या होगा हाई और इस तरफ क्या होगा लो। इस तरीके से हम क्या करेंगे और ये रजिस्टर एक बच रहा है जिसमें ये होगा हाई और ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने सेल या रजिस्टर लगे हैं सब पे हमने हाई लो मीन्स हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का नोटेशन कर दिया है। ये तो हो गया आपका सेकेंड आपका वर्क की मतलब हाई लो नोटेशन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, चूज़ द डायरेक्शन ऑफ लूप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ लूप देखते हैं, कितने लूप बन सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो लूप मीन्स होता है क्लोज सर्किट। तो जैसा कि एक लूप आप देखोगे यही बन रहा है, ये इस तरीके से एक लूप बन रहा है, एक कंप्लीट लूप। तो ये आपका लूप फर्स्ट है, ये हो गया लूप फर्स्ट। और ये हम मान लेते हैं कि ये एक और लूप बन रहा है जिसे हम बोलेंगे लूप सेकेंड। अब इनका नाम जैसे अगर लिखना हो लूप का, तो लूप का नाम लिखने के लिए हम करते हैं लूप, दो लूप है यहाँ पे। लूप वन क्या है आपका ए बी ई एफ ए, मीन्स जहाँ से हम स्टार्ट करते वहीं पे फिर वापस आ जाते हैं, तो लूप फर्स्ट इस तरीके से हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे लूप सेकेंड देखें तो लूप सेकेंड में क्या है कि ये लूप आपकी लूप सेकेंड है। तो यहाँ पे ऐसे नाम देख सकते हैं बी सी डी ई, उसके बाद फिर से बी। तो यहाँ पे ये लूप आपका लूप सेकेंड हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे दो लूप्स हैं। तो पहला ये मान लेते हैं ये लूप है, दूसरा ये लूप है, एक इनको लूप नंबर देते हैं कि ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है। अब इसमें क्या करना है आपको कि इसकी डायरेक्शन डिफ़ाइन करने की, मीन्स इस लूप में करंट की एक डायरेक्शन हम डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ से अगर हम देखें तो ऐसे करंट जा रही, मीन्स ये क्या एंटी क्लॉकवाइज है। ये डायरेक्शन अगर इनको देखें तो एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले हम लूप सेकंड की ही कर देते हैं, सॉरी लूप फर्स्ट का देखते हैं। तो देन लूप फर्स्ट में देखो यप से ऐसे जा रही, फिर ऐसे ऐसे, तो ये डायरेक्शन क्या होती है, इसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे हम लूप की डायरेक्शन डिफाइन कर देंगे कि यहाँ पे लूप की क्या डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इस तरीके से आप करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही पूरे लूप में। तो सो हमने ये लूप फर्स्ट की डायरेक्शन डिफाइन कर दी एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अब हम आते हैं लूप सेकंड की। लूप सेकंड की डायरेक्शन अगर हम देखें तो इस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये क्या दिखा रहा है कि ये क्लॉकवाइज, जैसे देखिए ये अब यहाँ से ऐसे जाके अगर आगे ये अपोजिट है, बट अगर हम इसी को फॉलो करें तो इसके बाद ऐसे करंट होनी चाहिए थी, मीन्स ये क्लॉकवाइज। तो यहाँ देख सकते हो आप सेल और रजिस्टर में क्या है, क्लॉकवाइज मूव कर रही है। करंट डायरेक्शन क्या है, ये एकदम देखिए आप क्लॉकवाइज इस तरीके से। और अगर हम इस रजिस्टर के ब्रांच में देखें तो इसमें करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, देखिए ऐसे आके इस तरफ मुड़ रहे, तो मतलब ये एंटी क्लॉक है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे कि देखते हैं कि नंबर ऑफ सेल और रजिस्टर में किस में कौन सी डायरेक्शन ज़्यादा है। तो आप जैसे देख सकते हो क्लॉकवाइज करंट देखें तो ये सेल में भी है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस में भी, और एंटी क्लॉक अगर देखें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में है, एक सिंगल रेजिस्टेंस में। तो सो हम यहाँ पे जिसकी मेजॉरिटी होगी उस वही डायरेक्शन उस लूप की हम डिफाइन कर देंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं सेल और यहाँ पे रजिस्टर में ये क्लॉकवाइज, फिर से आप देख सकते हो क्लॉकवाइज क्यों है ये। जैसे अगर हम मान लेते हैं ये तो एंटी क्लॉक आपको क्लियर दिख रहा होगा, ऐसे इस तरीके जाएगी, एंटी क्लॉक होना चाहिए था, बट ये एंटी क्लॉक नहीं, क्योंकि ये अगर ऐसे इस तरीके से हम लेके जाएं तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसके। तो इसका मतलब अपोजिट मीन्स ये क्लॉकवाइज ही होगा। तो क्लॉकवाइज है, ये दोनों में क्लॉकवाइज है और इनमें क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि यहाँ से इसको क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन हम डिफाइन कर देते हैं।
तो क्योंकि इन दोनों में क्लॉकवाइज है बट अकेले ये इसके अगेंस्ट है, तो सो इस प्रायोरिटी हम किसको देंगे, जिनमें नंबर ये सेल और रजिस्टर, बिकॉज दोनों में क्लॉकवाइज है, सो इसीलिए हम यहाँ पे क्लॉकवाइज यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन कर देंगे। तो लूप सेकंड की डायरेक्शन इस तरीके से क्लॉकवाइज हो गई और लूप फर्स्ट में सब में सेम एंटी क्लॉक है, सो हमने एंटी क्लॉक कर दिया। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे जैसा कि हमने इनके फर्स्ट लॉ में साइन कन्वेंशन यूज़ किया था, इनपुट करंट के लिए पॉजिटिव एंड आउटपुट के लिए नेगेटिव, देन अलजेब्रिक सम हम क्या करते थे, जीरो करते थे। तो यहाँ पे हमें किसी लूप के लिए पोटेंशियल चेंजेस जो जीरो करने के लिए समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, तो हमें यहाँ पे किसके पोटेंशियल चेंज को पॉजिटिव लेना है, किसके पोटेंशियल चेंज को नेगेटिव लेना है, इसके लिए साइन कन्वेंशन है। अब किसी चीज़ में अगर हाई से लो की तरफ करंट जा रही है तो निगेटिव साइन लेते हैं, और अगर किसी कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर या सेल में लो से हाई की तरफ करंट जा रही है सो उसके लिए पॉजिटिव लेंगे। ऐसे आप देख सकते हो सेल के लिए, अब सेल के लिए यहाँ पे देख सकते हो इसमें करंट डायरेक्शन क्या है, ऐसे देखिए इस तरीके से आ रही है, लो से हाई की तरफ जा रही है। आप टर्मिनल्स को देख सकते हैं, ये लो है, ये क्या है हाई, तो लो से हाई की तरफ जा रही है। सो इस सेल को जब हम लिखेंगे तो इसको +10 यूज़ करेंगे। उसके बाद जब हम अब रजिस्टर के लिए आते हैं, रजिस्टर में आप देख सकते हो कि करंट के यहाँ हाई से लो जा रही है, हाई से लो की तरफ, तो यहाँ पे रजिस्टर का जो पोटेंशियल होगा उसको लिखने के लिए क्या करते हैं, रजिस्टर का रेजिस्टेंस इनटू उससे करस्पॉन्डिंग करंट, जो भी उससे करंट पास कर रही थी। इस रजिस्टर से जो आप देख सकते हो करंट I1 ही पास करेगी, बिकॉज ये I1 करंट यहाँ से इस रजिस्टर से होके मूव करेगी, तो सो 2I1 लिखेंगे, बिकॉज पोटेंशियल इक्वल टू रजिस्टर इनटू करंट होता है। तो बिकॉज सेल का तो डायरेक्ट हम पोटेंशियल दिया है तो डायरेक्ट हम लिखते हैं, बट रजिस्टर के लिए जो पोटेंशियल होता है उसकी करंट और उसकी रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके लिए साइन जो होगा क्या लेंगे, नेगेटिव, बिकॉज हाई से लो के लिए जा रहा है, माइनस ले लिया हमने। उसके बाद फिर अगर हम देखें यहाँ पे और क्या है, एक सेल यहाँ पे और दिख रहा है आपको, इस सेल में देख सकते हो आप हाई से लो की तरफ करने जा रही है, हाई से लो की तरफ। तो हाई से लो के लिए क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, बिकॉज ये हाई से लो, हाई से लो के लिए क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन, और लो से हाई के लिए पॉजिटिव साइन। अब ये रजिस्टर आप देख सकते हो, रजिस्टर में भी हाई से लो की तरफ जा रही है, सो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 5 इंटू करस्पॉन्डिंग करंट कितनी है, I2 करंट इससे पास हो रही है, आप देख सकते हो ये I2 करंट पास हो रही, 5 इंटू I2, तो सो साइन इसकी भी क्या होगी, माइनस। अब ये क्या हो गया, अलजेब्रिक सम ऑफ द टोटल पोटेंशियल अक्रॉस द लूप। अब यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स के पोटेंशियल का ये क्या है, अलजेब्रिक सम है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ। तो आप देख सकते हो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 10 - 5 मीन्स 5 हो जाएगा, 10 से 5 माइनस हो जाएगा, देन -2I1 - 5I2 इज इक्वल टू 0। हमारा एक इक्वेशन इस तरीके से बन गया, दो वेरिएबल्स में। आप देख सकते हो I1 I2 इसमें दो वेरिएबल्स हैं, तो ये एक तरीके का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे कि हमने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट का बनता है AX BY + C = 0, तो ये होता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए हमें दूसरा इक्वेशन भी चाहिए, जिसको हम लूप सेकेंड से फाइंड आउट करेंगे। तो लूप सेकेंड से फिर आते हैं आप, लूप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद साइन कन्वेंशन इस तरीके से आप समझ ही गए। उसके बाद लास्ट हमारा क्या होता है, मेक इक्वेशन फॉर ईच लूप अकॉर्डिंग टू द KVL मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो जैसा कि हमने देखो आपको बनाया भी है कि एक इक्वेशन हमने इस लूप के लिए बना दिया, अब दूसरे लूप के लिए भी उसी तरीके से इक्वेशन बनाते हैं साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे आप देखेंगे अगर हम लूप सेकंड में, तो लूप सेकंड में ऐसा नहीं है कि अब हमने क्या हुआ कि 5 वोल्ट बैटरी यहाँ पे सेल ले लिया है तो हम इसको नहीं लेंगे। इस लूप में देखें तो क्या है, एक सेल है, एक रजिस्टर 5 ओम का, एक कितने का है 10 ओम का। तो सो यहाँ पे 3 चीज़ें हमें दिखाई दे रही इस पूरे लूप में, तो हम तीनों का पोटेंशियल का हम चेंजेस जो है यहाँ पे आप लिखेंगे। तो अब जैसे सबसे पहले हम सेल से स्टार्ट करते हैं, आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो बट हम सेल से स्टार्ट करते हैं। तो सेल के लिए क्या है, आप यहाँ देख सकते हो 5 के लिए फिर से देखो साइन क्या होना चाहिए, बिकॉज 5 तो हमने लिख लिया, बट अब साइन देखेंगे हाई से लो करंट जा रही है सो नेगेटिव, तो -5 लिखेंगे। उसके बाद अब रजिस्टर देखेंगे अगर हम, तो रजिस्टर आप देख सकते हो 5 इंटू
क्या लिखेंगे हम, I2 रजिस्टर इनटू करंट। रजिस्टर जब भी हम लेते हैं रजिस्टर तो उसका रेजिस्टेंस और उस करंट का प्रोडक्ट करके तब हम लिखते हैं। तो 5 इंटू I2, अब इसका साइन क्या होना चाहिए, बिकॉज I2 लो है सो नेगेटिव। अब आते हैं एक्चुअली में, अब आते हैं इस रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे 10 इंटू करंट कितनी जा रही है, इससे करंट जा रही है I1 माइनस I2। यही करंट देख सकते हो आप, I1 माइनस I2 फ्लो कर रही है। तो I1 माइनस I2, अब इसका साइन क्या होना चाहिए, बिकॉज I2 लो करंट जा रही है तो सो हम नेगेटिव लिखेंगे इक्वल टू 0। बट एक चीज़ बस आप यहाँ पे ध्यान रखना, क्या रखना आपको, कि अगर हमारे जो डिफाइंड लूप की डायरेक्शन है, जैसे इस डिफाइंड लूप की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है इस तरीके से। तो जैसे आप देख सकते हो अगर करंट ऐसे आ रही क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे आने के बाद ये अपोजिट पाथ आ रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन जो है ये हमारे लूप की जो हमने पाथ डिफाइन की है क्लॉकवाइज आप देख सकते हो डायरेक्शन के, ये क्या है, जस्ट अपोजिट इसमें करंट फ्लो कर रही है। तो जब ये कोई भी कंपोनेंट में हमारे डायरेक्शन के अपोजिट करंट फ्लो करे, मीन्स हमारा जो डिफाइंड पाथ है उसके अपोजिट करे, तो उस समय जो भी उसका साइन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन आता है उसका साइन हम जस्ट अपोजिट कर देंगे। मीन्स अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हाई टू लो के लिए क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है हाई टू लो के लिए, बट हम इसको पॉजिटिव कर देंगे, मीन्स उसका जस्ट अपोजिट। क्यों, क्योंकि ये हमारे डिफाइंड पाथ के जस्ट अगेंस्ट है। सो अब ये नेगेटिव की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हमने कर दिया यहाँ पे। अब इसको फिर से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 5I2 उसके बाद प्लस 10I1 माइनस 10I2 इक्वल टू 0, मीन्स अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -5 और आप देख सकते हो -5I2 और माइनस 10I2 मीन्स माइनस 15I2। उसके बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे प्लस 10I1 इक्वल टू 0। इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन हमारा बन गया। तो ये इस तरीके से दो इक्वेशंस बन गए हमारे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसके बाद का पूरा मैथ यहाँ पे यूज़ होना है। अब यहाँ पे फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है। मैथ क्या होना है भाई, कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैं। आप देख सकते हो कि एक वेरिएबल I1 है, एक वेरिएबल I2 है। यहाँ पे एक वेरिएबल I1 I2, तो ये दोनों आप देख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड या एक्चुअली में तो आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कई मेथड है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, ग्राफ मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है या एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे आसान हमें जो लगता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, देन I1 I2 की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे ही I1 I2 की वैल्यू हमें मिलती है, जैसा कि अगर हम चाहें तो सॉल्व भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे तो दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला इक्वेशन अपना है, फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे 5 माइनस 2I1 माइनस 5I2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है -5 माइनस 15I2 प्लस 10I1 इक्वल टू 0। जैसा कि ये दो इक्वेशन हमें मिला हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो अब यहाँ पे किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना, जैसे कि सपोज़ हम करते हैं कि I1 को हमने टारगेट कर लिया कि हमें I1 को एलिमिनेट कर देना है। तो I1 यहाँ -2I1 है और यहाँ प्लस 10I1 है। तो सो हम अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, तो ये नया इक्वेशन जो बन जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 माइनस 5 से करेंगे -10I1 और उसके बाद -25I2 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन एज इट इज़ यहाँ पे हम रख देंगे -5I2 प्लस 10I1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो जैसे ऐड करेंगे तो -10I1 और ये प्लस 10I1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो सो यहाँ से 25 है या -5, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ जाएगा दोनों ऐड होके -40I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप -40I2 इज इक्वल टू ये उधर जाके -20 एंड देन I2 इज इक्वल टू
माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, देन यहाँ से ये हो जाता है 20/40 मीन्स 1/2, या ये लिख सकते हो 0.5 एम्पियर। मीन्स I2 की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। अब हमें I1 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो वैल्यू हमने निकाली थी, I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम 5 - 2I1 -5 इंटू I2 की वैल्यू इंटू 0.5 इक्वल टू 0। तो 5 - 2I1 और यहाँ पे बाय द इक्वेशन फर्स्ट ये। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में हमने जो I2 की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट पे रख दी है। तो रखने के बाद 5 - 2I1 -5I2, सॉरी ये आप मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2.5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 2.5 - 2I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा -2I1 इक्वल टू -2.5, देन I1 इक्वल टू 2.5/2 मीन्स ये माइनस से माइनस कैंसिल, देन ये आ जाएगा आपका 1.25 एम्पियर। तो इस तरीके से ये हो गई I1 की वैल्यू। तो I1 हमारा आ गया 1.25 एंड I2 की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। तो इस तरीके से अब हम क्या कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में जैसे हर ब्रांच में अलग अलग हम I1 की वैल्यू, जैसे हम यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि ये I1 की वैल्यू जो हमने निकाली है 1.25 होगी, I2 की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी I2 की वैल्यू 0.5 एम्पियर हो जाएगी। और इस ब्रांच में अगर हमें निकालनी हो तो जस्ट हम यहाँ पे I1 - I2 कर देंगे, देन इस ब्रांच की भी करंट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सारा हमने जैसे देख लिया, फिर से देखते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, ड्रॉ द करंट फ्रॉम द हाई वोल्टेज सेल। सेकंड है हाई लो नोटेशन करेंगे सभी कंपोनेंट्स के अलॉन्ग, मींस चाहे वो सेल हो चाहे वो रेजिस्टर्स हो। उसके बाद हम थर्ड क्या करेंगे, लूप की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे। उसके बाद फिर अब साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हुए अब हम एक एक लूप के लिए अलग अलग इक्वेशंस बना देंगे और उसके बाद फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे, मीन्स I1 I2 जो भी हमने वेरिएबल लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं इसी लॉ को यूज़ करते हुए। जैसे कि हमने अभी पहला क्वेश्चन जो लिया हुआ है ये एकदम से सिंपल सर्किट लिया हुआ है। तो इस सिंपल सर्किट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे कि इस सर्किट को हम ओम्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा किरचॉफ्स लॉ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ से ही सॉल्व करते हैं इसको। तो ओम्स लॉ से सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करना होगा, हमें टोटल करंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मीन्स कितनी करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, टोटल करंट I इक्वल टू टोटल EMF। टोटल EMF कितनी है 20 है, और टोटल रेजिस्टेंस बिकॉज सीरीज में ये कह सकते हो इक्वलेंट रेजिस्टेंस, तो 7 प्लस क्या करेंगे 3 इज इक्वल टू 20/10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा ओम्स लॉ से ये आ गया। अब इसी चीज़ को अगर हमें किरचॉफ्स लॉ से करना हो तो कैसे करेंगे। अब किरचॉफ्स लॉ से जैसा भी करना हो तो हमने क्या बोला था आपसे, करंट हम सबसे पहले सारे ब्रांचेस में ड्रॉ करते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे सिंगल सेल है तो हम इसी सेल से हम सपोज़ करते हैं I करंट फ्लो कर रही है। तो I करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है, सॉरी ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी I, ये करंट ऐसे जा रही है, यहाँ से करंट निकल के I करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है। अब यहाँ पे सपोज़ हमने 20 वोल्ट की सेल से I करंट यहाँ पे फ्लो किया। तो इस I करंट को जैसे ही हम यहाँ पे फ्लो करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 7 ओम का, दूसरा है 3 ओम का। तो करंट ये I ही करंट दोनों से फ्लो करेगी बिकॉज ये दोनों सीरीज में है, यहाँ भी I से करंट ही फ्लो करेगी। इस तरीके से I करंट वापस आ गई। उसके बाद फिर हमने कहा था हाई लो नोटेशन करना हमें। तो जैसे सेल आप देख सकते हो कि नेगेटिव टर्मिनल है ये लो और पॉजिटिव टर्मिनल हाई। उसके बाद अब इस देख सकते हो रेजिस्टेंस का ये जो है हाई हो गया और
बिकॉज इधर से करंट इंटर कर रही थी, ये इंड हो गया हाई और दूसरा इंड हो गया लो। फिर उसी तरीके से इस रेजिस्टेंस में भी इस इंड से करंट इंटर कर रही, सो ये हो गया हाई और जिससे निकल रही उसे हम बोलेंगे लो। तो ये हो गया इस तरीके से हाई लो नोटेशन सबका। अब उसके बाद हाई लो नोटेशन करने के बाद डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो डायरेक्शन आप देख सकते हो कि इस तरीके से लूप में से फ्लो कर रही थी। ये कौन सा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो सो हम लूप की डायरेक्शन जो हम डिफाइन करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हमारी होगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे अब साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, लो से हाई के लिए पॉजिटिव एंड हाई से लो के लिए नेगेटिव, एंड देन फॉर्म ए इक्वेशन। तो अब इक्वेशन इस लूप के लिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सेल लेते हैं। सेल का ईएमएफ कितना है? 20। अब इसका साइन क्या होगा? बिकॉज करंट देख सकते हो आप लो से हाई की तरफ जा रही है, तो लो से हाई के लिए क्या होता है? लो से हाई पॉजिटिव, सो +20। उसके बाद अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस में आप देख सकते हो रेजिस्टेंस जब भी लिखते हैं तो रेजिस्टेंस के साथ उसके करंट का प्रोडक्ट लिखते हैं। तो सो 7 × I। तो इसकी साइन क्या होगी? साइन आप देख सकते हो बिकॉज हाई से लो में जा रही, तो हाई से लो के लिए क्या है साइन? नेगेटिव साइन है। फिर उसके बाद इसके लिए देखते हैं 3 × I, बिकॉज इसमें भी करंट सेम है, I करंट है, सो यहाँ भी माइनस लगाएंगे बिकॉज हाई से लो है। अब ओवरऑल कंप्लीट देन इक्वल टू 0 बिकॉज अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ डेल्टा V = 0। अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लूप = 0। देन अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 - 10I = क्या आ गया? 0। देन -10I = -20, देन I = ये माइनस से कैंसिल, देन 20/10 = 2 एम्पियर। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सर्किट में इसको हम जब यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा लेंदी हो जा रहा क्वेश्चन, तो इसलिए हम सिंपल सर्किट्स को हम डायरेक्टली ओम्स लॉ से ही सॉल्व कर लेते हैं। बट जब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या कॉम्प्लेक्स सर्किट में आते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे सिंपली ओम्स लॉ से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं। और उस लॉ को यूज़ करने के लिए ये सारे हम इसके जो रूल्स हैं इसको हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। उसके बाद